ये हमने प्रोसेसर्स का कंपैरिजन कर लिया है। तो ये मैंने आपको 2 डिफरेंट सीरीज़ के प्रोसेसर दिखाए हैं, लेकिन प्रोसेसर में सिर्फ 2 टाइप्स नहीं होती हैं। लैपटॉप में 3 से 4 किस्म का प्रोसेसर आ रहा होता है। ठीक है। ठीक है। एक तो आते हैं एम सीरीज़ के प्रोसेसर, जो कि आपको पता पुराने आ रहे हैं। एम मतलब मोबाइल प्रोसेसर कहते हैं इनको। एम स्टैंड फॉर मोबाइल प्रोसेसर है, मोबाइल मूवेबल, जैसे मोबाइल प्रोडक्ट कहते हैं ना मूवेबल। ये मोबाइल, ये वाला मोबाइल फ़ोन नहीं है, इसकी टाइप को मोबाइल इस वजह से कहा जाता है कि ये भी मूवेबल प्रोडक्ट है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये जो हैं ये मूवेबल प्रोसेसर होते हैं। ये आपको i5 की फर्स्ट जनरेशन, कोर ड्यू सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और इवन 4th जनरेशन के कुछ लैपटॉप्स में देखने को नज़र आने वाले हैं। तो ये है एम सीरीज़ के प्रोसेसर। एम सीरीज़ के प्रोसेसर पावरफुल हुआ करते थे, ये ऑलमोस्ट पीसी ग्रेड के प्रोसेसर हुआ करते थे। मतलब जैसा प्रोसेसर पीसी में आया करता है, उसी का डाउनलोड जो वर्जन जो है वो लैपटॉप के लिए आप लगाया होता था। और वो मशीनें फैट हुआ करती थी, मतलब मोटी मशीनें हुआ करती थी। आपको उनकी मतलब थिकनेस जो सी है, मतलब मशीन इससे ज़्यादा थिक हुआ करती थी। ठीक है। विदाउट एलईडी काउंटिंग, ऐसी 4 एसएसडी लगा लें एक लैपटॉप की थिकनेस के लिए। ठीक है। तो ये तो हो गए एम सीरीज़ वाले प्रोसेसर्स। अब एम सीरीज़ के प्रोसेसर अच्छे खासे पावरफुल हुआ करते थे। ड्रॉबैक क्या था? पीसी ग्रेड का प्रोसेसर था, बैटरी कंजप्शन उसकी ज़्यादा हाई थी, टीडीपी ज़्यादा हुआ करती। टीडीपी मतलब पावर कंजप्शन होगी। ये 35 वाट का प्रोसेसर लगा, 45 वाट का प्रोसेसर लगा, ये नॉर्मल प्रोसेसर लगा, इतने ही वोल्टेज के प्रोसेसर उसमें लगे हुए हैं। फिर 4th जनरेशन से क्या हुआ? 4th जनरेशन से इन्होंने यू सीरीज़ को इंट्रोड्यूस किया इंटेल ने। यू सीरीज़ लैपटॉप के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन प्रोसेसर था। अब जब उन्होंने फर्स्ट 4th जनरेशन का लैपटॉप प्रोसेसर निकाला ना यू सीरीज़ का, तो ये कम पावर कंजप्शन 15 वाट पे चलने वाले प्रोसेसर थे। ठीक है। और 15 वाट पे चलने के साथ साथ इनकी पावर कंजप्शन भी कम थी, हीट कम होते थे, हीट का इशू कम हो गया। और साथ ही इन्होंने क्या किया कि वो फिर जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस काफ़ी रिड्यूस हो गई। मतलब आप एग्जांपल के तौर पे ले लें कि i5 की थर्ड जनरेशन जो कि एम प्रोसेसर आता है, i5 थर्ड की बात करूँ मैं, i7 थर्ड को भी नहीं कंपेयर कर रहा। i5 थर्ड जो सा ड्यूल कोर प्रोसेसर है वो ऑलमोस्ट एज नियर एज i5 की 6th जनरेशन यू प्रोसेसर के बराबर चला जाता है इन टर्म्स ऑफ रॉ परफॉर्मेंस, सीधा परफॉर्मेंस की बात की जाए। ठीक है। तो ये फ़र्क आ गया। अब यू सीरीज़ के प्रोसेसर वक्त के साथ साथ पावरफुल हुए। अब यू सीरीज़ के जो से प्रोसेसर जब 4th जनरेशन से आना शुरू हुआ, फिर 5th 6th 7th जनरेशन और 7th जनरेशन तक आए। 7th जनरेशन तक यू सीरीज़ में इंटेल ने क्या किया यार, एक प्रोसेसर है, समझे ये आपका प्रोसेसर है, इसके अंदर उन्होंने मोबाइल है, अच्छा समझ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं है, समझे ये आपका CPU है, प्रोसेसर है एक, और ये 2 कोर्स लगी हैं। ठीक है। अब ये 2 कोर्स लगी हैं, इसमें काम करने वाले यही 2 बंदे हैं। ठीक है। ठीक है। अब 2 कोर्स वाला प्रोसेसर है, ये 2 कोर्स पावर कर रही है। हर इंटेल ने 7th जनरेशन तक क्या किया है, सिर्फ इन्हीं 2 को पावरफुल करते हुए। ठीक है। इन 2 को मिला के CPU बनता है, ये 2 बंदे पावरफुल हैं। ये एग्जांपल के तौर पे आप ले लें कि जैसे एक मकान बन रहा है, मिस्त्री वगैरह जो सा काम करने वाले हैं, ठीक है, आप उनकी पावर का आइडिया लगा सकते हैं। अब ये उसी तरह से है, बल्कि इसकी एग्जांपल को हम बाद में ना थ्रेड्स पे कवर करेंगे। ठीक ये उसमें ज़्यादा सूट करेगी, थ्रेड्स का भी आपको बताया नहीं मैंने। ठीक तो इंटेल ने क्या किया कि ये जो से 2 कोर्स है ना, इन्हीं को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते गए। और 8वीं जनरेशन से उन्होंने क्या किया कि इंटेल ने पकड़ी थोड़ी सी छोटी कोर्स ली हैं, लेकिन क्वांटिटी जो सी है उनकी 4 कर दी है। ठीक है, बढ़ा दी है। तो उससे क्या हुआ, मल्टीटास्किंग इंप्रूव होगी। तो 8वीं जनरेशन अच्छे खासे पावर जंप के साथ आई थी। 8वीं जनरेशन ऐसी जनरेशन है जो कि आप 3rd जनरेशन ले लें, 4th जनरेशन ले लें, 5th ले लें, 6th ले लें, 7 ले लें, इवन इसकी i7 सीरीज ले लें या i5 सीरीज ले लें या i3 ले लें, आपको कुछ ज़्यादा फर्क देखने को मिलने वाला नहीं है। जैसे ही आप i5 लेंगे ना, आपको लगेगा लो ये कोई नई दुनिया आ गई। i5 8 से लेंगे, i5 8th जनरेशन से ये चीज़ इस तरह से शुरू हुई है। क्वाड कोर 4 कोर प्रोसेसर शुरू हो जाता है। हाँ, तो वहाँ से क्वाड कोर प्रोसेसर शुरू हो जाते हैं। तो 8वीं जनरेशन इन्होंने फिर क्वाड कोर प्रोसेसर को शुरू किए हैं, बेहतरीन हो गया। हाँ, तो ये इस तरह से इन्होंने इम्प्रूव किया। फिर 8वीं और 9वीं जनरेशन तो लॉन्च ही नहीं की, सीधा 10वीं जनरेशन और 11वीं जनरेशन, ये एक दूसरे से 19-20 गैप के साथ है। ये भी कोई ज़्यादा बड़े जंप के साथ नहीं है। फिर 12th जनरेशन एक अच्छे पावर जंप के साथ आई, जहाँ से 12th जनरेशन से सीधा 4 कोर्स से 11th जनरेशन तक 4 कोर्स चली, और 12th जनरेशन सीधा जो सा है वो 10 कोर्स CPU के साथ लॉन्च हुई। अच्छा जी, 11 लेकिन 10 कोर्स में भी उन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किया कि जैसे 2 पावर कोर्स लगाई, जैसे कि 4 की 4 पावर कोर्स थी, 2 पावर और 8 एफिशिएंट कोर्स कर दी। एफिशिएंट कोर्स जैसे छोटे मोटे टास्क को हैंडल करने के लिए, स्मूथ रहे, मल्टीटास्किंग और बढ़ जाए। 11 जनरेशन में ना 10 कोर 11 जनरेशन स्टार्ट की, 12th जनरेशन 12 से। हाँ। 13 में कितनी है? 10
नहीं नहीं नहीं, 13 में हमें 16 कोर प्रोसेसर भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, दैट्स द पावर। हाँ ठीक है, तो ये सारा कोर्स का ये तो हो गया, हमने सिर्फ अभी बात की है यू सीरीज़ की। अभी ये तो हम यू सीरीज़ पे थे, किस किस जनरेशन में यू सीरीज़ आ गई है। अब यू सीरीज़ के बाद उनसी है एक साइड बाय साइड सीरीज शुरू हुई यू सीरीज़ के साथ ही एच क्यू, ये चौथी जनरेशन के लैपटॉप से शुरू हुए हैं। अच्छा, फोर्थ जनरेशन से आपको एच क्यू भी नज़र आ जाता है। एच अभी मैंने फोर्थ जनरेशन के बाद मैंने क्या कहा कि फोर्थ जनरेशन में एम सीरीज़ थी, बल्कि थर्ड जनरेशन में एम क्यू भी था। क्यू स्टैंड फॉर क्वाड कोर, ये 4 कोर्स वाले प्रोसेसर हुआ करते थे। ठीक है, ये सेकंड थर्ड फर्स्ट जनरेशन में क्वाड कोर वेरिएंट भी हैं प्रोसेसर्स के लैपटॉप में, एम क्यू की फॉर्म में या क्यू एम की फॉर्म में, ये दोनों आते हैं। स्टैंडर्ड एम के साथ क्यू लगाने से क्वाड कोर डबल परफॉर्मेंस हो जाती थी। लेकिन फोर्थ जनरेशन से जब यू सीरीज़ इंट्रोड्यूस की तो इन्होंने नई सीरीज़ लैपटॉप में इंट्रोड्यूस की, साथ ही एच भी। जब एच सीरीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया तो एच जो से इनके हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर थे, और एच के अंदर इन्होंने एक्स्ट्रा कोर को इंट्रोड्यूस किया, और क्यू स्टैंड फॉर क्वाड कोर। अब पहले इन्होंने क्या किया कि क्यू लगाया ताकि डिफरेंशिएट होकर क्वाड कोर वाला प्रोसेसर है। तो इन्होंने i5 की i7 की 4th जनरेशन, i5 की 4th जनरेशन और 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन तक इन्होंने एच क्यू को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक ओवरक्लॉक ओवर पावरफुल प्रोसेसर हुआ करते थे और 4 कोर्स में हुआ करते थे। जहाँ 7वीं जनरेशन के सारे लैपटॉप ड्यूल कोर्स में थे, 8वीं जनरेशन में यू सीरीज़ ने क्वाड कोर हुआ, वहाँ क्वाड कोर प्रोसेसर एम क्यू की फॉर्म में फर्स्ट जनरेशन में भी थे और एच क्यू की फॉर्म में 7th जनरेशन तक रहे, चौथी जनरेशन से 7वीं जनरेशन तक। तो ये एच क्यू प्रोसेसर आ गए। अब आगे एच क्यू में ही हम आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा और आगे। तो 8वीं जनरेशन में जब उन्होंने नॉर्मल सीरीज़ में ही 8 कोर्स कर दिए यू सीरीज़ में ही, तो फिर साथ में क्यू लिखने का फ़ायदा नहीं रहा ना। तो उन्होंने क्या किया कि आगे क्यू को हटा दिए, सिर्फ एच लगा दिया। अच्छा। एच अभी भी स्टैंड फॉर हाई परफॉर्मेंस है, लेकिन क्यू को हटाने से पता लगेगा कि इसमें क्वाड कोर तो नहीं है। तो जब इसकी कोर्स की चेक की जाए तो जैसे ये वाला मेरे पास एक सिंपल एच प्रोसेसर है, मैं बल्कि इधर टास्क मैनेजर ही ओपन करता हूँ दोबारा से। तो अब ये देखें कि ये 10वीं जनरेशन है, इसी तरह से 8वीं जनरेशन होता है जो कि 8850H में आता है प्रोसेसर, i7 8850H। उसके अंदर जो कोर्स हैं, ये देखिए कोर्स यहाँ पे लिखी आती हैं, तो 6 कोर्स हैं। तो 8वीं जनरेशन के एच प्रोसेसर से इन्होंने 6 कोर्स का कंसेप्ट शुरू कर दिया। 8वीं जनरेशन के एच प्रोसेसर आ गया और 8वीं जनरेशन के साथ ही इन्होंने थोड़ा सा और ओवर पावर करने के लिए i9 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस किया लैपटॉप में। मतलब i9 सीरीज़ जो सी है वो लैपटॉप में 8वीं जनरेशन से आ गई है। और बाद में मैंने अभी तक मुझे नहीं लगता कि मैंने कवर किया i3, i7 और i7 को क्या है, इसको भी मैं कवर करता हूँ अभी। ठीक है, जैसे ये मैं अभी प्रोसेसर को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो i9 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस कर लिया और i9 के साथ h की जगह h के साथ k लगा दिया। k स्टैंड फॉर अनलॉक्ड प्रोसेसर, ऐसा प्रोसेसर जिसको ओवरक्लॉक भी किया जा सकता है। ठीक है, ओवरक्लॉक की टेक्नोलॉजी सिर्फ लैपटॉप में आया कर पीसी में आया करती थी के सीरीज़ के प्रोसेसर में, लेकिन लैपटॉप के अंदर भी जो सी है वो i9 सीरीज़ के साथ ओवरक्लॉकिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर इसी तरह से हम आगे चलें तो 9वीं जनरेशन और 10वीं जनरेशन में आपको, जैसे ये 10वीं जनरेशन है, इसमें भी आपको 6 कोर्स वाले प्रोसेसर मिलता है, मतलब 6 कोर्स आपके पास टोटल अवेलेबल है। फिर 10वीं जनरेशन के i9 में इन्होंने ऑक्टा कोर और कुछ i7 वाले वेरिएंट में 8 कोर्स वाले प्रोसेसर एच सीरीज़ में इंट्रोड्यूस किए। आप ये चेक कर लें कि यू सीरीज़ में अभी भी सिर्फ 4 कोर्स चलनी थी 11 जनरेशन तक, चाहे आप i7 ही क्यों ना ले लें। अच्छा, लेकिन आपको 10 कोर्स वाला CPU जो सा है, 8 कोर्स वाला CPU जो सा है वो i7 और i9 10वीं जनरेशन से आना शुरू हो गए। ठीक है, इसी में हम आगे चलें तो जब हम इस पे 11 जनरेशन पे जाते हैं तो 11 जनरेशन भी ऑक्टा कोर में है और 12 जनरेशन जो सी है वर्क स्टेशन में, अभी तक मेरे पास आई नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें कोर्स और भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो हो गए कोर्स में, और हर साल इम्प्रूवमेंट्स की जाती हैं प्रोसेसर में। अब जैसे कि अगर कोई मेरे से कस्टमर पूछ लेता है, यार देखो अभी आपने कहा 3rd जनरेशन से लेकर 7वीं जनरेशन तक कोई ज़्यादा इंटेल ने काम किया नहीं है, तो जो इंटेल ने काम किया है वो डिफरेंट लेवल पे काम किया है, उसमें परफॉर्मेंस का इंक्रीमेंट आपको नज़र नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको जो सी है एफिशिएंसी नज़र आने वाली है प्रोसेसर में, कि प्रोसेसर वक्त के साथ साथ ज़्यादा एफिशिएंट हुआ है, पहले वाले से बेहतर हुआ है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया गया। उसको कैसे इम्प्रूव किया गया है, जो से ये सारा प्रोसेसर जो सा ये ट्रांजिस्टर बेस होता है, तो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि प्रोसेसर के साइज़ को श्रिंक किया। नैनोमीटर्स की बात कर रहे हैं हम इसमें, कि जो सा 24 नैनोमीटर का प्रोसेसर था उसको 12 पे लेके आए, 12 से ये 10 पे भी आया है, 7 नैनोमीटर, इवन 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है। इवन हमारे प्रोसेसर जो से हैं, जैसे ये एक 60,000 वाले फ़ोन में अब 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर आ रहा है ईजिली, इसमें 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर आ जाता है।
वहीं लैपटॉप्स में भी इसी तरह से नैनोमीटर्स को रिड्यूस किया है। नैनोमीटर में रिड्यूस करने से क्या फ़ायदा होता है, एग्जांपल के तौर पे लेट से ये आपके प्रोसेसर के सारे ट्रांजिस्टर्स हैं। मैं कुछ इनको तरतीब दे देता हूँ रैंडमली। अब ये देखें, इनके दरमियान में ये गैप है, तो ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा करने से फ़र्क नहीं पड़ता, इनके दरमियान का गैप कम करने से क्या होता है, डेटा और जल्दी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, प्रोसेसर ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और यहाँ से यहाँ पे किसी ने इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करने के लिए सिंपली कम पावर चाहिए थी, तो इसी तरह से एफिशिएंट बढ़ती है। जितना ये इनका फासला कम होगा, ये देखें मैं इसका डिस्टेंस रिड्यूस कर रहा हूँ आपस में सबका, तो ये उतना जल्दी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उतनी ही कम पावर चाहिए प्रोसेसर को काम करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ पे वर्किंग हुई, ना कि परफॉर्मेंस में, आगे परफॉर्मेंस में वर्किंग हुई है। ये नहीं कि अगर कोई कहे यार i5 की थर्ड जनरेशन i5 7 जितनी परफॉर्मेंस दे देती है, तो मैं i5 थर्ड ही क्यों ना लूँ, मैं i5 7 क्यों ना लूँ। तो यार i5 7 जो सा है वो उसके आगे थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब पावर कम लेगा, ज़्यादा स्मूथ चलेगा, थोड़ा सा जल्दी टास्क परफॉर्म करेगा। मैं मार्जिन थोड़े से की बात कर रहा हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस का सच में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सही है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ इसमें परफॉर्मेंस का फ़र्क डालती है वो, जैसे कि हमने पहले बताया, SSD और हार्ड रैम है। ठीक है, क्योंकि थर्ड जनरेशन में ज़्यादातर आपको ये SSD देखने वाली है, इवन कि 7 जनरेशन में आपको ये वाली और ये वाली SSD देखने को मिलने वाली। सही है, तो एक अच्छा खासा इन दोनों SSD में भी डिफरेंस आ जाता है। तो थर्ड जनरेशन में फिर 7 जनरेशन इस वजह से, वैसे तो परफॉर्मेंस में ज़्यादा फर्क नहीं है प्रोसेसर वाइज, लेकिन और भी फॉर्म फैक्टर होते हैं। जैसे ये हार्ड और रैम के साथ अगर मैं उसी 7 जनरेशन को मिलाऊं और साथ में थर्ड जनरेशन रखूं, तो इस SSD की वजह से, इस DDR4, ये वाली DDR4 है, इस DDR4 रैम की वजह से वही 7 जनरेशन आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा, इवन प्रोसेसर के अलावा। चले, आपको लगेगा कि हाँ गैप तो है, नोटिसेबल है। ठीक है, लेकिन अगर ऑन पेपर हम ये इधर CPU को चेक करें तो वो कुछ नोटिसेबल गैप नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर बराबर पावरफुल है, जस्ट प्रोसेसर एफिशिएंट है। बोर्ड के अंदर नई सपोर्ट अवेलेबल है, जिसकी वजह से DDR4 रैम आ जाती है, जिसकी वजह से फास्टर NVMe SSD आ जाती है, और लैपटॉप आपको और फास्ट नजर आता है। अब जिस टॉपिक को अभी मैंने कहा था कि हम बाद में कवर करने वाले हैं, जो कि मेरे से वैसे मुझे पहले कवर कर लेना चाहिए था, मेरी मिस्टेक रह गया, वो है i3 क्या होता है, i5 क्या होता है, i7 क्या होता है। i7 क्या, मुझे इतनी लंबी डिटेल में जाने से पहले इसको कवर करना चाहिए था, लेकिन रह गया, देर आए दुरुस्त आए, आ गए आप तो आ गए। हाँ, तो i3, i5 और i7 जिनसे प्रोसेसर्स हैं, ये समझे अलग-अलग यूजर्स को टारगेट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, i3 होम यूजर्स के लिए ज़्यादातर टारगेट किया जाता है। i3 के प्रोसेसर वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और बेसिक हार्डवेयर डेटा शेटा को कॉपी कर लिया, मूवी वॉचिंग वगैरह कर ली, इन प्रोसेसर्स के लिए आपको i3 आपके लिए मिनिमम रह जाता है। i5 समझे स्टूडेंट और बिजनेस लेवल पे इस्तेमाल होने शुरू हो जाते हैं, जिन्होंने स्टडी वगैरह करनी है। ऑफकोर्स उनको लिए ना उनको कोई एक्सट्रीम पावर चाहिए, ना उन्होंने अपना बजट को एक्सीड करना है। ठीक है, और आपको एक रीज़नेबल चीज़ चाहिए जो काम कर सके, तो i5 दरमियान में आ जाता है, ये मिडिल पावर। ठीक है, तो i5 बिजनेस यूज़र के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन रह जाती है। और इसी तरह से फिर i7 है, जो से एक्सट्रीम पावर चाहते हैं, जिनके लिए यार पावर बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उनके लिए फिर i7 है। अब ये तो i3, i5 और i7 की U सीरीज़ है। ठीक है, बेसिक सीरीज़ है। ठीक है, i9 जो सा है वो सिर्फ आपको वर्क सेशन में नज़र आता है। ओके, और i3 जो सा है वो वर्क सेशन में आपको ज़्यादातर U सीरीज़ का नज़र आता है, उसमें H सीरीज़ कभी कभार होती है, लेकिन वो कुक आते हैं समझो। अगर उसमें लैपटॉप आ भी रहा तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, i3 का H प्रोसेसर। तो वर्क सेशन साइड पे H सीरीज़ होती है या MQ होती है, अब तो H आ रही है, लेटेस्ट जनरेशन H ही है। ठीक है, तो H में अगर बात करें तो i5, i7 और i9 अवेलेबल है। जो सा i5 जो सा है वो सेम कोर्स और सेम थ्रेड्स के साथ आता है। ठीक है, कोर्स और थ्रेड्स पे भी हम दोबारा बात करेंगे। ठीक तो है, जबकि i7 जो सा है, जैसे कि i7 का आप HQ ले लें तो वो 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स के साथ है। वहीं आप i5 का HQ ले लें, i5 7 जनरेशन HQ ले लें तो वो 4 कोर्स और सिंपल 4 थ्रेड्स के साथ है, 8 थ्रेड्स नहीं होंगे। सही हो गया, थ्रेड्स को हम कवर करने वाले हैं आगे क्या जाके होता है। और इसी तरह से फिर जब i7 पे हम चले जाए तो i7 भी जो सा है वो 8 कोर 8 थ्रेड्स है। और i9 जो सा है वो मैंने आपको बताया वो अनलॉक प्रोसेसर है, वो K सीरीज़ के हैं। ये थोड़ा से ओवरक्लॉक पहले से होते हैं और उसके अलावा एडिशनली ओवरक्लॉक करने की इजाज़त होती है। i9 8वीं जनरेशन से हुआ, तो ये अलग अलग यूज़र को टारगेट करने के लिए। H सीरीज़ तो वैसे ही जो से है कहने के एक्सट्रीम पावर है। अगर आप i5 10 का H ले लें, मैं i5 10 के H की बात करूँ जो कि सिर्फ 4 कोर्स में है। ठीक है, i5 का H10 का i5 10 का H 4 कोर्स में है, जबकि i7 8 भी 6 कोर्स में होता है। i7 8 i5 10 से H वाले से पावरफुल होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन i5 10 का मैं H ले लूँ
दूसरी तरफ मैं i5 की 11 जनरेशन ले लूँ या i7 की 11 जनरेशन ले लूँ, तो फिर जो सा है i5 10 i7 11 से H सीरीज वर्सेस G सीरीज ले लें या U सीरीज ले लें, तो i5 10 का H तब भी पावरफुल रहेगी। ठीक हो गया, सही है, ठीक बेहतरीन है, है। तो ये तो हमारे प्रोसेसर का कंपैरिजन हो गया। अब बात करते हैं जो चीज़ रहेगी है वो मैंने अभी क्या कह रहा था, थ्रेड्स। थ्रेड्स। हाँ, Threads, तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है थ्रेड्स का भी। सिंपल यही ले लेते हैं फिर से। जैसे मैंने आपको वर्कर की एग्जांपल देनी थी ना, समझिए ये वो जगह जहाँ पे आपने काम करना। ठीक है। ठीक है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं, ठीक है, हमारे पास छोटा फोन नहीं लेना। सही। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक कोर, दो कोर, ये है दो कोर्स। अभी परेशान नहीं होना भाई, ये हम वैसे फॉर एग्जांपल क्या है। हाँ, एग्जांपल के तौर पे बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास दो कोर्स हैं, काम तो भाई इन दोनों ही करना। ठीक है। प्रोसेसर में यही लगी हैं, जितनी कोर्स लगी हैं उतनी ज़्यादा होंगी। 4 कोर्स हैं तो आपको 4 कोर्स नजर आएंगी, लेकिन ये हमारे पास कोर्स हैं। और थ्रेड्स पता क्या है, थ्रेड्स समझें वो रूट है जिसके थ्रू आपके पास काम आना। ठीक है। ठीक है, जैसे ये वर्कर है ना, अब ये दो बंदे काम करने वाले हैं, समझे 2 मिस्त्री हैं, ठीक है। इन्होंने काम करना है। अब अगर लेट्स से कि इनके पास जो सा है, मैं एक एक बंदा डेडिकेटेड कर देता हूँ। ठीक है। ये मैं इस तरह से रखता हूँ, ये रहा, इस तरह ये रखता हूँ, तो ये एक एक बंदा मैं इनके साथ डेडिकेटेड कर देता हूँ। ये काम इन दो को आता है, यही दो कर सकते हैं। सही है। लेकिन ये जो से है ना थ्रेड्स, ये समझे कि ये वो बंदे जिन्होंने इनको काम ला के देना है। ठीक है। मजदूर ये काम कर रहा है, ये दो बंदे ईंटें पकड़ा रहे हैं। ये कोर्स हैं, ये दो थ्रेड्स हैं पीछे। हाँ, ये दो थ्रेड्स हैं। ठीक है। जो से सीपीयू तक काम लेके आ रहे हैं, ये सीपीयू तक लाने का काम करते हैं। सही तो है। ये है थ्रेड्स। ठीक है। अब इंटेल ने क्या किया है कि अब ये दो बंदे हैं ना, अब ये एक काम लेके आ रहा है, हाँ। ये एक काम लेके आ रहा है। लेट्स से ये दोनों बिजी हैं। लेट्स से कि आपने फोटोशॉप चलाया हुआ है, फोटोशॉप को 2 कोर्स चाहिए। सही है। ये फोटोशॉप 2 कोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, 2 कोर्स तो उसको चाहिए ही चाहिए, और थ्रेड्स भी 2 हैं। फोटोशॉप का डेटा एक्सेप्ट हो गया इजीली, सही है। विदाउट एनी इशू। लेट्स से मैंने साथ में गूगल क्रोम खोल लिया। ठीक है। अब गूगल क्रोम खोलने के लिए रूट तो 2 ही हैं, उससे पहले बिजी कर लिया हमने। ठीक है, रूट तो वही 2 हैं जो कि हमने पहले ही बिजी कर लिए हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इंटेल ने अपनी आई सीरीज के साथ, ये मैं बात कर रहा हूँ, कोर टी में सिर्फ 2 थ्रेड्स होते थे और 2 ही कोर्स होती थी। ठीक है। लेकिन इंटेल ने अपने कोर टी से जैसे ही आई सीरीज इंट्रोड्यूस की, तो ये थ्रेड्स की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, हाइपर थ्रेडिंग को भी इंट्रोड्यूस किया। तो थ्रेड्स की टेक्नोलॉजी को जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये बड़ा सिंपल सा चक्कर है, 2 रूट और डेडिकेटेड कर दिए अच्छा। प्रोसेसर में। तो काम करने वाले बंदे तो हैं वही 2, लेकिन वो होता है ना कि दरमियान में ये एक काम इसको दिया है। ठीक है। लेट्स से ये काम जो सा है ये इस तक आया है, इसने तो इस काम पे परफॉर्म करना ही है। ठीक है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है कि इसने ये काम कर लिया, लेकिन दरमियान में जो सा गैप है ना, अगले काम से पिछले काम का, वो खत्म हो जाता है। अब एक ही बंदा है जो दीवार बनाने लगा हुआ है, मजदूर है ना, सही है। ईंटें पकड़ रहा है, ईंटें लगा रहा है। लेकिन लेट्स से कि उसके पास एक तरफ बंदा इधर रेडी हाथ में ईंटें लेके खड़ा है, दूसरा वाला सीमेंट लेके खड़ा है। ये क्या कर रहा है कि ये साइमल्टेनियसली बारी बारी इधर से हाथ फ्री हुआ है, दूसरा काम शुरू कर दिया है। हम फोटोशॉप पे काम करने लगे हुए हैं, अब प्रोसेसर को क्रोम ओपन करना है, हम क्रोम को फोरग्राउंड पे ले आए ना, तो ये क्या करेगा, दूसरे 2 साइड से दूसरे काम फटाफट पिक कर लेगा। ठीक हो। तो वो दरमियान में जो डिले है वो भी खत्म हो जाता है, प्रोसेसर ज़्यादा बिजी रहता है, सही हो गया, और उसको काम करने में भी ज़्यादा आसानी है। तो ये थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है। समझ आ गया होगा गाइस आपको। मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, मुझे भी पहली बार ये समझ आया। पहली बार है, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जरूरत नहीं पड़ने वाली। इन्हें बड़ा अच्छा करके समझाया, इससे सादा और सिंपल ही कोई। हाँ, ये बिल्कुल सिंपल है। सिंपल तो ये इसी तरह से थ्रेड्स होते हैं, जितनी ज़्यादा कोर्स होंगी उसी तरह ज़्यादा थ्रेड्स आपको मिल जाते हैं। ठीक हो गया, जितनी ज़्यादा कोर्स हैं उतनी ज़्यादा थ्रेड्स मिल जाते हैं। 6 कोर्स है 12 थ्रेड्स के साथ है, 4 कोर्स है 8 थ्रेड्स के साथ है। और यही अगर i5 सीरीज का HQ है तो फिर उसके अंदर आपको 4 कोर्स और 4 ही थ्रेड्स देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन यही अगर आप HQ की जगह नॉर्मल आ जाए तो आपको 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स देखने को मिलने वाले हैं।